हाँ जी, करें शुरू काम। तो कल वाले में कोई डाउट नहीं। सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक हमने किया था एक बार, इसे हम आगे यूज़ करते हैं। और जब भी कोई बॉडी, एक एग्जांपल हमने देखी थी, एक बॉडी दूसरे के राउंड घूम रही होती है तो उसमें वो असल में क्या हो रहा होता है, एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी नहीं घूम रही, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से है। और यह सेंटर ऑफ मास सिस्टम घूम रहा है, तो वो हमने पढ़ लिया। लेकिन अब अगर घूमने की बात करें, घूम रहा है, रोटेशन है, तो रोटेशन में उस मोशन को कैसे स्टडी करना है। जैसे कि हमने इससे पहले एक बॉडी को चलाया था, उसे हमने लिया था लीनियर मोशन। तो उसमें हमने उसे स्टडी कैसे किया, मैं चैप्टर में बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या है। उसे हमने स्टडी कैसे किया, उसमें हमने एक टर्म डिफाइन की, डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बताना सफिशिएंट नहीं था, तो हमने उसके साथ एक और टर्म डिफाइन की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी। ये भी बताना ज़रूरी समझा हमने कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी के बाद हमने देखा अगर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ले लेनी चाहिए। ओके, और अगर इसकी इक्वेशंस बना ली, इक्वेशंस में क्या क्या लिया, हमने इक्वेशंस में 3 इक्वेशंस ली मेनली, और उसमें लिया v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस दिस, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस हमने ले ली, और जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म थी। ठीक हो गया। लेकिन इन सारे मोशन में हमने कहीं पे भी कॉज नहीं पढ़ा कि क्यों हो रहा है वो, है ना, मोशन किसकी वजह से है। तो फिर अगले चैप्टर में हमने क्या किया, मोमेंटम की बात की, और कॉज क्या था, फोर्स की वजह से है। जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक बात नहीं बनेगी। और न्यूटन लॉज वो हमने सारे सीख लिए, फोर्स से और न्यूटन लॉज से हमने सारा सीख लिया कि क्या हो रहा है लीनियर मोशन में। तो ये हम अभी तक ये सब कुछ पढ़ते आए हैं। ठीक, अब कहानी जो है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट सीखा था, इनर्शिया का, बॉडी की टेंडेंसी। ठीक है, अब कहानी जो है वही कहानी एक बार फिर से आएगी। क्यों? क्योंकि चाहे मोशन हो लीनियर और चाहे हो रोटेशनल, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना। जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए ही, वो आप चाहे इधर हो या इधर हो। ठीक, लेकिन घूमती हुई चीज़ को वैसे ही स्टडी करना या उन्हीं चीज़ों के साथ स्टडी करना जो लीनियर मोशन के लिए था, ये थोड़ा सा गलत है। तो हम उनके बराबर कहूँगा, या इक्विवेलेंट वर्ड सही है, उनके इक्विवेलेंट कोई चीज़ बनाएंगे जिसे हमने क्या करना है, जिसे हमने यहाँ से यूज़ करके आगे अपना मोशन स्टडी करना है। इक्विवेलेंट चीज़ बनानी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे अगर मेरे को इसकी लेंथ निकालनी हो, तो मैं लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ, स्केल लूँगा, स्केल में पहला पॉइंट मार्क करूँगा, दूसरा पॉइंट मार्क करूँगा। लेकिन अगर मेरे को इसका रेडियस निकालना हो, ये गोला वाला, तो स्केल से नहीं यूज़ कर सकते ना, स्केल नहीं यूज़ कर सकते। तो हम लीनियर की जगह सर्कुलर वाले में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट को स्केल ले लेते हैं, जो गोल वाले को वैसे ही मेजर करेगा जैसे कि इक्विवेलेंट वाला लीनियर में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, वहाँ वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं हम, इसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बराबर की टर्म्स डिफाइन करेंगे, और वो कौन सी होंगी, क्योंकि घूमते हुए में एंगल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, उसके बराबर एक्सेलरेशन के बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन
एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर जैसे इक्वेशंस इसमें लिखी हैं वैसे ही इक्वेशंस इसमें आ जाएंगी, बिल्कुल सेम। इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, कौन सी वाली, एंगुलर। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, इसको अल्फा से लिखते हैं, इसको थीटा से लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लेते हैं एस, वी और ए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी को हम ओमेगा 0 लिख देते हैं। किसी भी चीज़ के नीचे अगर अपॉन में ऐसे सबस्क्रिप्ट में क्या करोगे, गोला मार दोगे तो उसका मतलब ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल वैल्यू। जनरली ये हम लेते हैं प्लस अल्फा टी, वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। एस का काम थीटा कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही वही इक्वेशंस। और फिर इसके मोमेंटम के इक्विवेलेंट हम जब कॉज की बात करेंगे कि इस मोशन को कॉज कौन कर रहा है, इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो एंगुलर मोमेंटम ले लेंगे। फोर्स की जगह नाम आ जाएगा एक नया, टॉर्क। न्यूटन लॉज इसमें भी रहेंगे। इसमें थे ऑफ लीनियर मोशन, इसमें बन जाएंगे न्यूटन लॉज फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है। कौन कौन से लॉज थे, लॉज कौन कौन से थे, लॉज थे कि कोई भी बॉडी तब तक नहीं चल सकती, हिल सकती, या मतलब रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तब तक नहीं कर सकती अपनी स्टेट चेंज जब तक के कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसमें हम कहेंगे कोई बॉडी तब तक नहीं घूम सकती, या घूमती हुई बॉडी तब तक चेंज नहीं कर सकती अपनी स्टेट जब तक कि एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, ठीक है। दूसरा लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम में, सही में तो क्या था, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। यहाँ पे जैसे ये इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स के इक्वल आता था, यहाँ पे टॉर्क किसके इक्वल आएगा, एंगुलर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ के, ठीक है। तो वो हो जाएगा। थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन, वो भी ठीक है, तो इसमें टॉर्क पे आ जाएगी बात। और इनर्शिया क्या काम करता था वहाँ पे, इनर्शिया करता था किसी बॉडी को चलाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, वो कौन बताएगा, उसका मास, मास में इनर्शिया आता है। और यहाँ पे एक टर्म आएगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ये टर्म आएगी, ठीक है। और इस टर्म में ये पता लगेगा कि किसी बॉडी को घुमाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, ठीक है। उसमें था चलाना कितना आसान या मुश्किल है, इसमें है घुमाना कितना आसान या मुश्किल है। तो सब कुछ लीनियर वाला रोटेशन में आ गया। हम यही सब पढ़ने वाले हैं, ओके। यहाँ तक का हमारा बेसिक के हम क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। चल जाएगा काम, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं। एक बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल सा काम है। अब कोई बॉडी घूम रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लो, तो सेंटर से वो मान लो पहले कहीं और थी, अब कहीं और है, थीटा एंगल पे चली गई, थीटा एंगल पे, ठीक है, ओ। और कहाँ से स्टार्ट किया उसने, पी से स्टार्ट किया और क्यू पे पहुँच गई, पी से स्टार्ट किया और क्यू पे पहुँच गई, ठीक है। रेडियस कितनी है, आर है। तो अब यहाँ पे भी आ रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया है। ये क्या है, ये है उसकी डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिल्कुल सीधी, कर्व में नहीं, बिल्कुल सीधी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हो, पी पॉइंट से हो चाहे ऐसे गए हो क्यू पॉइंट पे, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट लोगे इनिशियल टू फाइनल बिल्कुल सीधा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ये वाली, इसे मान लेते हैं हम एल।
एल डिस्प्लेसमेंट को। तो अब इसमें दो बातें हैं कि जब कोई बॉडी घूम रही है और हर पॉइंट में आपको ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो उस टाइम पे, या ये कहूँ कि यहाँ पे 2 पॉइंट निकालेगा वो, आप x1 y1 निकालोगे, फिर यहाँ पे x2 y2 निकालोगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, ठीक नहीं है, मुश्किल काम हो गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हम जब घूम रहे हैं तो उस रोटेशन को काउंट करो और किसकी टर्म्स में बात करो, थीटा की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। और इस थीटा को बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसकी टर्म्स में हुई, एंगल की टर्म्स में, तो इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके। अच्छा, वैसे आप रिलेशन निकाल सकते हो। आपको पता है कि थीटा जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, फॉर स्मॉल एंगल्स लेते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क जो है वो वैसे तो ये वाला लेंथ है, ऐसे वाला, लेकिन अगर ये लेंथ बहुत छोटी हो जाए, बहुत ही स्मॉल पॉइंट पे आप डिस्टेंस पे देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, ये देखो यहाँ पे आप P पॉइंट पे हो, घूम के यहाँ पे Q पॉइंट पे पहुँचे, तो जब यहाँ जाओगे तो ये होगा स्ट्रेट लाइन और ये होगा घूम के जाना, तो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ शॉर्टेस्ट होगा। लेकिन अगर मैं इतना दूर ना जाऊँ, मैं थोड़ा यहाँ तक जाऊँ, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस भी मतलब ऐसे आ जाएगा, कुछ कम हो गया डिफरेंस दोनों में। अगर मैं बिल्कुल ही यहाँ जाऊँ तो ये डिफरेंस बहुत कम हो गया, और बिल्कुल ही नेक्स्ट पॉइंट लूँ अगर, तो बिल्कुल ही कम हो गया, मतलब बिल्कुल इक्वल ही हो गया। तो फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दिस आर्क इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कर्व में जाना और सीधा जाना बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि S इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। जिस मोशन में, सर्कुलर मोशन की बात हो रही है, रेडियस कांस्टेंट है, अगर आप उस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट में पहुंच जाओगे। सिंपल है यहाँ पे काम। ओके, वेलोसिटी में क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी क्या करें, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर और डी थीटा बाई डी टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक। इसी को एक बार फिर से कर सकते हैं, कैसे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एक और डेरिवेटिव ले लें तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, और यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ तक कोई बात, कोई डाउट है तो देखो, सिंपल है। ओके, अच्छा, अगर आप इसे वेक्टर नोटेशन में लिखो, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भी फॉर्मूला ध्यान रखना, वेक्टर नोटेशन में v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा पहले, क्रॉस प्रोडक्ट में पहले कौन आया मैटर करता है, तो ओमेगा पहले, अल्फा क्रॉस r बाद में आएगा, ध्यान रहेगा। ये हो गए फॉर्मूले वेक्टर नोटेशन में, ये हो गए फॉर्मूले
वेक्टर नोटेशन में हमने 3 चीज़ें सीख ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये तीनों फॉर्मूले भी अब समझ में आ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल वही वाले फॉर्मूले हैं। पिछली बार हमने इनका प्रूफ किया था, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे और सब न्यूमेरिकल्स वगैरह सब किए थे। इसमें कोई प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक हो गया? तो अब हमारी ये टर्म्स बच गई थोड़ी सी, इससे पहले हम और करेंगे कुछ, फ़िलहाल ये बच गया। ठीक है, चलो तो 2 टर्म्स और सीखते हैं इसी में। स्केलरली तो हमने सीख लिया, वेक्टोरियली सीखते हैं ये वाला। क्या होगा? ओके, तो करें? ठीक है, तो यहां पे देखो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r को ले लो। मैं इरेज करके इसे ऊपर ही दोबारा से लिख देता हूं। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से हम एक्सेलरेशन की एक और 2 चीज़ें सीखेंगे और उससे हमें रोटेशनल मोशन की ओर समझ आ जाएगी कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था बताओ मेरे को? v इज इक्वल टू, अभी सूखा नहीं है, ओमेगा क्रॉस r। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा? dv बाई dt और इक्वल टू क्या होगा? d ओमेगा बाई dt क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr बाई dt। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा और पहले वाले से इस वाले में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि r अगर बिल्कुल कांस्टेंट है और डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है तो फिर तो ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बिल्कुल रेडियस कांस्टेंट रह रही है तो कोई बात नहीं, ये टर्म 0 हो जाएगी dr बाई dt और ये अल्फ़ा आ जाएगा, क्रॉस r आ जाएगा। कर ही लिया हमने, है ना। लेकिन अगर सिर्फ जनरल रोटेशनल मोशन है, चाहे वो इलिप्स का ही हो, अगर रोटेशनल मोशन है, r कांस्टेंट नहीं है तो r भी तो टाइम के साथ चेंज कर सकता है। फिर वो वाला फॉर्मूला सीधा नहीं लगा सकते, फिर इसके बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आया? इसमें 2 टर्म्स आ गई। देखो ये क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, यानी कि अल्फा क्रॉस आर, एक टर्म हो गई। ठीक है, ओके। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट पता है ना आपको? ठीक, और दूसरी टर्म क्या आ गई? ओमेगा क्रॉस, ये क्या है? डी आर बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा क्रॉस वी, लीनियर वेलोसिटी, और इसे बोलते हैं रेडियल या फिर बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमें लेक्चर में किसी काम में ज़रूरत थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझा था, तो उसमें ये भी कुछ बातें सारी एक बार करी थी। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये 2 तरह की एक्सेलरेशन है। टोटल लीनियर एक्सेलरेशन इज सम ऑफ this AT plus this AC, these 2 accelerations. ओके, अल्फा में तो, इस टेंजेंशियल में तो आगे ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। टेंजेंट आपको पता है, सर्कल पे टेंजेंट जो छू के निकल जाए उसे टेंजेंट बोलते हैं। जो सेंट्रीपिटल है वो क्या होता है और कैसे काम करता है वो भी मैं सिखाऊंगा अभी, लेकिन एक फॉर्मूला और देख लो। ओमेगा क्रॉस वी को आप क्या कर सकते हो? v को आपको पता है ना, ओमेगा क्रॉस r होता है, v ओमेगा क्रॉस r होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर सारों के बीच एंगल ठीक होगा, ठीक ठाक रहेगा, तो ये क्या होता है? अगर मैं स्केलरली बात करूं तो ओमेगा v, और v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो ये आ जाता है हमारे पास ओमेगा इंटू r ओमेगा, यानी कि
आर ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप उल्टा करो, ओमेगा से पुट करो, तो ओमेगा होता है v अपॉन आर और v इंटू वी हो जाएगा v स्क्वायर। तो चाहे तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप लिख दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर, और या फिर आप लिख दो v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये चीज़ है। डिफाइन हो गया? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? सिंपल है बातचीत, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो निकाल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और होता क्या है, और इसके बदले में भी एक फोर्स आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ एक फोर्स आता है, वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स, ठीक है। क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। तो मैं एम ए में कौन सा आएगा? सिर्फ सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट। तो आप चाहे तो लिख दो एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर लिख लो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दुनिया की कोई भी बॉडी अगर घूम रही है, कोई भी बॉडी अगर घूम रही है, तो उसमें ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी वो घूम रही है, नहीं तो वो घूम नहीं सकती। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ के घुमाना शुरू करूं, तो कंटिन्यूसली हमारे सेंटर से, मेरे हाथ से क्या होगा? एक फोर्स लग रहा है उसको, बॉडी को, जिसकी वजह से वो घूम रही है। और मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था करके, हमने वो किया था कि अगर हम उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? अगर हम उसे छोड़ देंगे तो जहाँ पे छोड़ेंगे वो वहीं से बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहाँ निकल जाएगी, यहाँ पे छोड़ूंगा तो यहाँ निकल जाएगी। जिधर भी छोड़ोगे उधर से सीधा, है ना, जिधर भी छोड़ोगे उधर से सीधा निकल जाएगी। तो वो फोर्स जो उसे बाहर को लेके जाना चाहती है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट, एक तरह से एक्शन एंड रिएक्शन वाला, इसके रिएक्शन में जो फोर्स उसे लेके जाना चाह रही है बाहर, जब वो घूम रहा है, तो उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंटर से सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी घूम रही है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देखें घुमा के, तो ये बॉडी मान लो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये यहाँ से सेंटर से फोर्स लग रही है कोई टूवर्ड्स इटसेल्फ। हम अंदर को ही खींचते हैं ना, बाहर तो नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे, हम अंदर को खींच रहे हैं, तभी वो अंदर को जुड़ी हुई है। असल में तो इसने कहाँ जाना था? यहाँ पे, लेकिन ये अंदर को आई। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है, अंदर को, और ये बाहर जाना चाह रही है, यानी कि इसके अगेंस्ट बाहर को भी एक फोर्स लगती है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है वो सेंट्रीफ्यूगल, और जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है, जिसकी वजह से वो घूम रहा है, बाहर जाना चाहता है लेकिन अंदर को गिरता है, बाहर जाना चाहता है लेकिन अंदर को आ रहा है, बाहर जाना चाहता है लेकिन अंदर को आ रहा है। तो जिस सेंटर की, जिस फोर्स की वजह से वो अंदर को आ रहा है, ठीक है, सेंटर से फोर्स लग रही है, जिस फोर्स की वजह से वो अंदर को आ रहा है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी वैल्यू है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन उसकी खुद की टेंडेंसी क्या है? खुद की टेंडेंसी क्या है? सीधा जाने की। आपने जोर लगा के उसे अंदर को खींच लिया, जाना कहाँ जाता है वो? बाहर को। तो वो इस फोर्स के खिलाफ, एक्शन एंड रिएक्शन, इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स बाहर को लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, मतलब वो तो बाहर जाना चाहता था ना सीधा, वो उसी पोजीशन को एक्वायर करना चाहता है। मतलब वो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो जाना कहाँ पे चाहता है? यहाँ पे। तो वो एक बाहर को फोर्स लगाता है ताकि इस तरफ मैं जा सकूं,
और वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के खिलाफ, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, और वो बाहर की तरफ लगती है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, चल जाएगा काम? एक बार फिर से बताऊं सारी चीज़ें। हमारे पास लीनियर मोशन में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखी थी, उनकी कुछ इक्वेशंस देखी थी, और इसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन देखते हैं। रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन देखते हुए हमें एक और बात पता लगी कि जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक कंपोनेंट तो ठीक है, नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट ही है, वो चल जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर की तरफ बॉडी फोर्स लगा रही है, और घूमती हुई बॉडी में हमेशा एक्सेलरेशन तो है ही। क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पंखा घूम रहा होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है ना। तो अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो इस पॉइंट पे बदल गई ये है, इस पॉइंट पे बदल गई ये है, तो डायरेक्शन हर बार बदल रही है। क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट। तो डायरेक्शन बदलने से मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है तो मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स है। तो फोर्सेस दो हमने डिफाइन कर लिए, एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल वो है जो सेंटर में रखना चाह रही है उसे, और सेंट्रीफ्यूगल वो है जो बाहर लेके जाना चाह रही है, अपनी ओरिजिनल कंट्री पोजीशन को एक्वायर करना चाह रही है। ठीक है, तो ये हमारे मेन सारे टॉपिक्स हो गए। अच्छा, इसमें अब 2-3 वर्ड्स रह गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो हम वो भी एक बार बेसिक से देख लें। ठीक है, इतना ही है वैसे, यहाँ तक पूरा कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ तक का काम हमारा पूरा हो गया। अब हम 2 वर्ड्स और सीखते हैं। मैं सिर्फ 2 डेफिनेशंस और बता रहा हूँ, 2 फॉर्मूले, डिटेल में बात फिर करेंगे अगली क्लास में, लेकिन सिर्फ 2 फॉर्मूले और बता रहा हूँ कि एक फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम वो होता है r क्रॉस p वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में लिखते हैं हम फॉर्मूला mvr। तो स्केलर फॉर्म में हम लिखते हैं mvr, और वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं r क्रॉस p। इसमें r पहले आया है। ठीक है, तो जब मोमेंटम में रोटेशनल कंपोनेंट आ गया तो हम उसे एंगुलर मोमेंटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही एक टॉर्क नाम की क्वांटिटी है, और वो होता है r क्रॉस f। ठीक है, r क्रॉस f। और इसे भी जब फोर्स में बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क की बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख सकते हो, फॉर्मूला तो ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में बेसिकली मैं सिंपल आइडिया देता हूँ आपको। P इज इक्वल टू mv होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो L जो है ना वो मास तो मास ही है बॉडी का। ठीक है, अगर एक तो फॉर्मूला ये है कि हम मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दें और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिख दें, वो तो ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता था, F इज इक्वल टू dp/dt होता था, तो आप फोर्स की जगह टॉर्क लिख दो और dp/dt P की जगह L लिख दो, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपने एम ए लिखना है इसे, तो इसे आप आगे आई अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सारी बातें, कुछ गलत नहीं है उसमें। लेकिन फिजिकली देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम किसको रिप्रेजेंट करता है? एक बेसिकली एक चीज़ को एक्स्ट्रा देता है, वो वेलोसिटी की बात नहीं करेगा, वो एरियल वेलोसिटी की बात करेगा। और ये हमने केपलर लॉ में भी पढ़ा था।
याद हो तो। केपलर लॉ में क्या पढ़ा था, अर्थ स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। तो अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है ऐसे है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसमें अगर यहाँ पे दूर है तो छोटा डिस्टेंस, छोटा वो आर्क कवर करेगी, और पास है तो ज़्यादा आर्क कवर करेगी, सच दैट ये जो एरिया है ना वो कांस्टेंट रहे। वो हमने केपलर लॉ में सीखा था। तो ये जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, एरियल वेलोसिटी के कितना एरिया कवर किया कितने टाइम में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है कितनी डिस्प्लेसमेंट की कितने टाइम में। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कितना एरिया कवर किया कितने टाइम में। ठीक है, तो वो इस एंगुलर मोमेंटम से हमें मिलता है। ठीक, तो बेसिक डेफिनेशन नहीं बताई है। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आती होनी चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट में हमने की है। नहीं याद तो वेक्टर प्रोडक्ट वाला लेक्चर देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको ऐप में सब कुछ मिला हुआ है। तो आर क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें आपको आती होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज के समाचार समाप्त करते हैं। यही सारी टर्म्स डिफाइन की हैं मैंने, बेस बनाया है, अच्छे से सारी टर्म्स सीख लेना, कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लेना। और ठीक है, हम इसके आगे ही इन्हीं टर्म्स को यूज़ करके आगे सारा काम करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।